ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि RISC और CISC सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, चिप्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हमने वहां तक पढ़ा था। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और एक नई इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसके बेस के ऊपर ही है, ठीक है, तो वो चीज़ पढ़ने वाली। तो पहले आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन सेट एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे तरीके के 3 या 4 तरीके के एड्रेसिंग मोड होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मतलब किस किस तरीके की वो इंस्ट्रक्शन होती हो जो कंप्यूटर के अंदर पास होती है, ठीक है। फिर उसको वो अपनी तरीके से किस तरीके से कैलकुलेशन करवाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास जितनी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन होती है वो यहाँ पे सारी लाइज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हो रही बताया गया कि किस किस तरीके की इंस्ट्रक्शन हम उसको दे सकते हैं, मतलब कंप्यूटर किस तरीके की इंस्ट्रक्शन हैंडल कर सकता है, ठीक है। फिर इवेंटियम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही थी वो कितने बिट की होगी, फिर उसके अंदर कितने ऑपरेंड्स हो गए, ऑपरेशन होने वाले हैं, 3 कैरेक्टर्स के 3 एड्रेसिंग मोड होते हैं, 2 एड्रेस मोड होते हैं, ठीक है। फिर 1 एड्रेस और 0 एड्रेस, तो उसको किस तरीके से मिनिमम रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा के उसको एक्सेस किया जाता है। उसके बाद हमने ISA पढ़ा था, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि CISC, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, उसको किस तरीके से वो एक्सेस करता है, ठीक है। अब उसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी वो पढ़नी थी। तो CISC तो आपको आपने यहाँ पे पढ़ा है कि CISC के अंदर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो जो भी मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंप्यूटर के लिए जो भी चिप रहती है उसको यहाँ पे CISC के अंदर डाला जाता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो भी आपको नंबर मिलता है, ठीक है। अब आपको जो भी उसके अंदर जो प्रोसेसर हो रही है, प्रोसेस हो रही है, वो सारी समझने के लिए उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे वो समझने हैं उसके आर्किटेक्चर के, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसके जो CISC का मोस्ट आर्किटेक्चर। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन CISC के अंदर एक साथ आप पास करवा सकते हो। कितनी इंस्ट्रक्शन एक साथ पास होती है, तो टिपिकली 100 से 250 इंस्ट्रक्शन एक साथ पास होती है, मतलब हमारी 200 से 100 से 200 250 लाइन एक साथ वो कंप्यूटर एक्सेस कर लेता है। मतलब उसके हिसाब से हमें क्या कर देगा कि आउटपुट देगा 1 सेकंड या उसके मिली सेकंड के अंदर भी वो रीड कर सकता है, ठीक है। इतना कुछ टाइम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली लिखा नहीं है। फिर है कि सम इंस्ट्रक्शन डेट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है उसको अलग से, जैसे बहुत बड़ी उसके अंदर नंबर आने वाला है, उसका कैलकुलेशन दे रहे हैं, तो उसे एक स्पेशल टास्क दिया जाता है, मतलब वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है जहाँ से वो अपने आप तरीके से अलग चिप के में से डेटा आपको फाइंड करके दे देगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो इनफ्रीक्वेंटली मतलब क्या हो गया कि जो भी प्रोसेस हो रही है उसके अलग से आपको प्रोसेस करके देगा, ठीक है। अब लार्ज वेराइटी ऑफ एड्रेसिंग मोड, मतलब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड है जिसकी मदद से अलग अलग तरीके की इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने आगे पढ़ा था कि एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट, इमीडिएट, इन डायरेक्ट, वो सारे हमारे एड्रेसिंग मोड, तो जो अलग अलग तरीके के रहते हैं। बहुत ही छोटी चिप रहती है जिसके अंदर सारा ऑप कोड और ऑपरेंड रहता है, ठीक है। जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो तुरंत ही हमें सारा बाइंड करके एक साथ दे देता है। फिर टिपिकली फ्रॉम 5 to 20 डिफरेंट मोड, मतलब 5 से 20, मतलब इतने डिफरेंटिंग अलग अलग तरीके के मोड इसके अंदर यूज होता है। मतलब वो चेक करता है कि इंस्ट्रक्शन उसके पास आ रही है वो किस तरीके की एग्जैक्टली है, ठीक है। तो उस मोड के हिसाब से उसको क्या करेगा कि कैलकुलेट करवाएगा। यहाँ पे लिखा है ना स्पेशलाइज टास्क हो जाए तो उसको अलग मोड के, अलग एड्रेसिंग मोड के अंदर डाल देगा। अगर सही एकदम बेसिक है, सिंटेक्स ही लिखा हुआ है सारा कुछ, उसको कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा तो वो उसको अलग मोड, एड्रेसिंग मोड के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके के सारे एड्रेसिंग मोड और उसकी जो भी इंस्ट्रक्शन वो सारा टास्क होता है अपने आप। फिर एक वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मतलब उसके अंदर जिस तरीके का भी डेटा आ रहा है तो वो अपने हिसाब से उस वेरिएबल को कहाँ पे स्टोर करवाना है, रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है या फिर मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो वो अपने आप से ही डिसाइड कर सकता है, जो भी हमने उसको एल्गोरिदम प्रोग्राम किया है उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दैट मैनिपुलेट, मतलब इंस्ट्रक्शन दैट मैनिपुलेट ऑपरेंड इन अ मेमोरी, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल के अंदर
और वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है मेमोरी में, ठीक है, उसको वो क्या करेगा कि मैनिपुलेट मतलब कैलकुलेट करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा कि जो भी हमें डेटा मिल रहा है, मतलब रिड्यूस स्पीड ड्यू टू मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन, मतलब जो भी हम डेटा या फिर उसकी जो वेरिएबल लेंथ है ऑपरेंड है उसको हम रीड और राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी यहाँ से क्या कर देगा, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस किस तरीके से हो जाएगी कि क्योंकि जिस तरीके से हम उसको एड्रेसिंग मोड दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स एड्रेस है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करवानी होती है तो क्या कर देता है, उसको अलग एड्रेसिंग मोड में डाल देता है, ताकि क्या हो जाएगा, उसको उस एड्रेसिंग मोड में जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको अच्छी तरीके से वो कैलकुलेट कर सकता है, स्पीड में कर सकता है, जाकि ताकि और दूसरे जो हमारे पास मोड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसी के तरीके से बनाए गए, भाई स्ट्रिंग आ रही है, डेटा आ रहा है, तो उसको उसी तरीके से डेटा डायरेक्टली कन्वर्टर करके कंप्यूटर के पास, प्रोसेसर के पास भेज दो, ठीक है, वो अपने आप मैनिपुलेट फिर कराएगा। तो इसके हिसाब से जो भी उसको डेटा मिल रहा है उसको किस स्पीड से करवाना है मेमोरी में से डेटा और राइट, तो वो अपने हिसाब से ले लेता है। फिर यूज माइक्रो प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम चिप के अंदर डालते हैं, ठीक है, उस एल्गोरिथम को किस पेज पे बनाया गया, हमें फाइनाइट ऑटोमेटा पे बनाया गया होता है, ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से फैच करेगा, एक साथ जोड़ेगा, फिर उसको डिकोड करेगा और उसकी कैलकुलेट करवाएगा, फिर वो आउटपुट पे भेज देगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी माइक्रो प्रोग्राम बने होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम, उसको सबको इकट्ठा बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, उसके स्पेशल प्रोग्राम बनाते हैं। The special programming control memory of computer to perform a timing and sequencing of micro operation fetch, decode and execute। ये देखो जो भी हम प्रोसेस बना रहे हैं, जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे इस लाइफ साइकिल के अंदर उन लोगों ने डाल दिया है। कौन सी, तो कभी पहले इंस्ट्रक्शन को फैच कराएगा, डिकोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट के अंदर भेज देगा। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यही चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो सीआईएससी के अंदर कौन किस तरीके की इंस्ट्रक्शन साइकिल प्रोसेस होती है, उसके अंदर कौन से रजिस्टर यूज होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में अभी इसके बाद ही हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए भाई उसके अंदर कौन सी सीक्वेंसिंग, टाइमिंग, माइक्रो ऑपरेशन, वो सारी चीजें कौन किस तरीके से वर्क होती है। तो मेजर कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन ऑफ माइक्रो, मतलब जब भी हम सिस्टम बनाते हैं, जब भी हार्डवेयर बनाते हैं, तो उसके अंदर जो भी रजिस्टर रहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो कोडिंग करनी होती है वो बहुत ही माइक्रो लेवल की होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर उस तरीके से हमने एल्गोरिथम्स को नहीं बनाए या फिर कोडिंग नहीं की उसकी माइक्रो प्रोसेस, तो उसको जब भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, उसके लिए आपको पीएलएसआई सिस्टम पढ़नी होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़्यादा काम में लेते हैं। जो पीएलएसआई मतलब हार्डवेयर के अंदर किसी भी तरीके की चिप के अंदर चेंजेस करना होता है, ठीक है, अभी उसकी इंस्ट्रक्शन बदलनी होती है, तो इसके लिए उन लोगों को जो कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक डिवाइस दिया जाता है जिसके मदद से वो चिप के अंदर कोडिंग हो सकती है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, वो भी वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको ये हार्डवेयर के बारे में बहुत अच्छे से जानना, हार्डवेयर बनाना है या फिर उसकी कोडिंग भी सीखनी है, तो आपको सी प्लस प्लस और डीएस ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद भी हार्डवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलके आप हार्डवेयर के अंदर बहुत ही अच्छे बन सकते हो, ठीक है। ये तो सिर्फ हमें समझने की बात है, कंप्यूटर वालों को ये ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। नो लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर, मतलब बहुत सारे रजिस्टर एक प्रोसेसर के अंदर नहीं होते, मतलब जब भी आप चिप बनाते हो तो उसके अंदर एक रजिस्टर होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि जब भी आप डेटा देते हो 0 1 0 1, तो अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। तो किस पे बेस के ऊपर करता है वो, अगर उसका 0 1 0 1 बेस पे ऊपर ऊपर से उसका पूरा आंसर निकल के आ रहा है, तो ये यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर का भी यूज किया जाता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल रजिस्टर सेट ऑफ जनरल पर्पज एंड लोकल, मतलब जो भी हम रजिस्टर यूज कर रहे हो वो जनरली मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, उसकी कॉस्ट भी बहुत ही लो है, ठीक है। तो सीआईएससी आर्किटेक्चर हमें बनाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, बहुत ही इजीली हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। फिर है कि ये थी सीआईएससी की आर्किटेक्चर, मतलब सीआईएससी क्या है,
बहुत ही कंप्यूटिंग का साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए सीआईसी का यूज होता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, कितनी इंस्ट्रक्शन लेता है, कौन से एड्रेसिंग मोड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कौन सी लाइफ साइकिल यूज करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद है कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मतलब RISC। ठीक है, तो अब देखते हैं उसके अंदर होता क्या एग्जैक्ट। अ कंप्यूटर विथ अ फ्यू एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन, मतलब सिंपल तरीके से बनाया गया वो थोड़ी पार्ट्स की मदद से बनाया गया होता है। तो RISC आर्किटेक्चर इज सिंपल एंड इफिशिएंट, मतलब बहुत ही अच्छा आंसर देता है। ठीक है, जो भी हम डेटा दे रहे हैं उसको इफिशिएंटली अच्छी तरीके से प्रोसेस करता है और सिंपल है। RISC concept, an attempt to reduce the execution of life cycle by simplifying the instruction, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिल रही है RISC को, RISC चिप को, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन के अंदर जो भी लाइफ साइकिल थी, ठीक है, जो भी साइकिल घूम रही है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। मतलब एक ही तरीके की बार बार साइकिल आ रही है तो उसको क्या एक ही बार ही यूज करेगा, वो वापस अपने आप से ढूंढेगा भाई साइकिल का पहले कभी यूज हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसको यूज करेगा। ठीक है, ताकि वो बार बार वो बनाने नहीं पड़ेगा उस साइकिल का। तो साइकिल के बारे में भी हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले भाई साइकिल किस तरीके से यूज होती है। जो चीज यहाँ पे यूज हो रही थी कि भाई CISC के अंदर भी साइकिल यूज होने वाली है, ठीक है, फेच कोड डिकोड, तो वही चीज यहाँ पर भी यूज होती है। पर उसको क्या करेगा, रिड्यूस के अंदर जो पहले साइकिल यूज हो चुकी है उसको वो वापिस रीयूज करता है यहाँ, जबकि CISC के अंदर वो हर बार नई लाइफ साइकिल यूज करता है। ठीक है, बनाता है। फिर क्या है कि स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब छोटे से इंस्ट्रक्शन के अंदर भी आप रिड्यूस कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज है उसका कोडिंग आप बना सकते हो। मोस्टली रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन, मतलब एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर के अंदर जो भी कैलकुलेशन आपकी हो रही है वो सारी RISC के अंदर होती है। एंड सिंपल लोड स्टोर ऑपरेशन फॉर मेमोरी एक्सेस, मतलब मेमोरी एक्सेस करने के लिए सिंपली डेटा को लोड करता है और उसको स्टोर करता है, और जो भी एक्सेस करना होता है वो सारा आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर उसकी ऑपरेशन मैनिपुलेशन हो जाती है। मतलब बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो RISC का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, टू अटेम्प्ट रिड्यूस द एग्जीक्यूशन ऑफ साइकिल सिंप्लीफाइंग द इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट को बहुत अच्छे से वो हैंडल करता है। ठीक है, उसके बाद है कि ईच ऑपरेंड, मतलब जो भी आपके पास डेटा है वो रजिस्टर में से लाएगा, मतलब ब्राउट इनटू रजिस्टर, मतलब ब्राउटर में से लाएगा वो लोड कराएगा इंस्ट्रक्शन को। फिर उसके ऊपर जो भी कंप्यूटेशन, मतलब जो भी कैलकुलेशन उसे लगाना होता है, ठीक है, वो कंप्यूटेशन वो रजिस्टर के अंदर लगाएगा, मतलब इन डेटा रजिस्टर, जो भी रजिस्टर के अंदर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर वो कंप्यूटेशन मैनिपुलेट उसको करेगा। एंड रिजल्ट ट्रांसफर टू द मेमोरी, और जो भी उसको आंसर मिल रहा है वो मेमोरी के अंदर स्टोर की मदद से, स्टोर कीवर्ड होता है जिसकी मदद से वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवा देता है। ठीक है, उसके बाद है कि सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शन सेट एंड इंकरेज द ऑप्टिमाइज ऑफ रजिस्टर मैनिपुलेशन, मतलब सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन को बहुत ही इजी बना देता है। एंड इंक्रीज टू ऑप्टिमाइज, मतलब जो भी आपका आउटपुट मिल रहा है उसको बहुत ही मिनिमाइज करके आपको दे दे रहा है। मे इंक्लूड इमीडिएट ऑपरेंड, रिलेटिव मोड्स एट एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे यूज कौन से मोड का होने वाला है, कौन से ऑपरेंड का होने वाला है। यहाँ पे इमीडिएट ऑपरेंड जो है उसका यूज बहुत ही ज्यादा होने वाला है। ठीक है, और रिलेटिव मोड्स जो भी इनडायरेक्ट है, इम्प्लाइड मोड है, उसका भी यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये था रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो यहाँ पे RISC के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से वो यूज होता है, लाइफ साइकिल को स्मॉल रिड्यूस करने के लिए RISC का यूज होता है। ठीक है, और बहुत ही सिंप्लीफाई है जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हो। फिर क्या है यहाँ पे कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ RISC, जो हमने CISC और पढ़ा था उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है, और उसका भी मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी, वैसे ही यहाँ पे RISC के पास भी अपनी खुद की मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। तो ठीक है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो आपको यहाँ पे लास्ट में पूछा भी जा सकता है कि CISC और RISC के बारे में डिफरेंसेस क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर, या इसका इम्पोर्टेंस रहने वाला है। समथिंग 5 मार्क का इसके अंदर तो आएगा ही आएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, पर 5 या 4 मार्क का तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा ये चीज़। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपके जो मार्क्स है वो कटेंगे नहीं। ठीक है, तो देखते हैं रिलेटिवली फ्यू इंस्ट्रक्शन, मतलब छोटी सी इंस्ट्रक्शन कभी भी देनी हो तो उस RISC के अंदर ही चीप अपने आप से कैलकुलेट कर लेता है।
मतलब ले लेता है उसके अंदर। फिर रिलेटिवली फ्यू एड्रेसिंग मोड, मतलब थोड़े ही एड्रेसिंग मोड का वो यूज करता है। ठीक है, तो मेमोरी में से डेटा लाने ले जाने के लिए वो स्टोर और लोड इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी रजिस्टर हमने दिए हुए हैं कि लोड और स्टोर, ये दोनों रजिस्टर का ही वो यूज करता है, बहुत ही कम। ठीक है, फिर है कि ऑल ऑपरेशन डन विद इन रजिस्टर ऑफ कॉपी, मतलब जो भी डेटा उसके पास आ रहा है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन उसको मिल रहे हैं वो सारे के सारे वो रजिस्टर के अंदर कॉपी कर देता है। मतलब सीपीयू के अंदर जो एएलयू होता है, ठीक है, उसके अंदर सारे रजिस्टर पड़े होते हैं, तो टेम्पररी उस डेटा को स्टोर करने के बाद जो भी कैलकुलेशन फाइनल आउटपुट उसको मिलता है वो मेमोरी के अंदर फिर ट्रांसफर करवा देता है लोड की या स्टोरी, लोड या स्टोर की मदद से। फिर एक की फिक्स लेंथ इजीली डिकोडेड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो भी हम डेटा दे रहे हैं वो फिक्स रेंज के अंदर ही आती है, उसके ऊपर या नीचे कुछ जा नहीं सकता। ठीक है, ओवरफ्लो डेटा नहीं होता या फिर अंडरफ्लो डेटा नहीं होता, तो जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है, जो भी डेटा मिल रहा है उसे उसको हम अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कि सिंगल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, मतलब सिंगल साइकिल के अंदर ही वो सारा जितना भी इंस्ट्रक्शन उसको मिली हुई है, ठीक है, उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसको वापस आने के बाद दूसरी साइकिल यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो आपके पास बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन है तो वो क्या करेगा, किसी जो माइक्रो प्रोसेसर आपका होता है वो क्या करता है कि अगर बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन है तो आधा आधी साइकिल पहले बनाएगा, उसके बाद दूसरी किसी प्रोसेस को आधी साइकिल दे देगा, फिर वो वापस अपने पास आएगा, वो जहाँ से वो उसकी साइकिल रह गई है वहां से वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि टाइम को डिवाइड कर देता है, और यहाँ पे टाइम डिवाइड नहीं होता। अगर उसके पास एक छोटी सी साइकिल, मतलब छोटी सी इंस्ट्रक्शन, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही वो दूसरी साइकिल के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट करता है। ठीक है, तो सिंगल मतलब एक ही बार में वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन उसको मिल रही है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, फिर एक ही हार्डवेयर रादर देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, मतलब हार्डवेयर के अंदर जो भी माइक्रो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। फिर ये सुपर स्केलर, मतलब कितना भी आप उसके अंदर डेटा डालो वो अपने आप से ही स्केल उसका डेटा है वो वाइड रेंज पे बना लेता है, और उसकी जो भी एग्जीक्यूशन वो एक ही ऑर्डर में लगते हैं, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर वो कभी भी जाएगा नहीं। फिर है इसके अंदर जो भी रजिस्टर हम यूज कर रहे हो बहुत ही लार्ज नंबर में होता है, बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जितने रजिस्टर उसके पास ज्यादा होंगे उतनी साइकिल उसकी कम हो जाएगी, और जितने रजिस्टर उसके पास कम हो गए उसकी साइकिल उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों वाइस वर्सा है। फिर है कि फास्ट फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस, मतलब जो भी रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर हुआ है तो उसको फैच करवा के सिर्फ उसका क्या करवाना है कि कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, तो कि यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। फिर बहुत सारा डेटा वो कैच के अंदर स्टोर करके रखता है, मतलब टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए वो कैच का यूज यहाँ पे करता है। ठीक है, जो हमारा नंबर रहता है ना, जैसे कि हमारी डेट घूमती रहती है टास्क बार के अंदर, वैसे ही एक बायोस होता है जिसके अंदर कैच के अंदर वो डेटा अपना स्टोर करवा सकता है। मैक्सिमम 512 मतलब 512 के भी तक का डेटा वो स्टोर करता है एक सेकंड के अंदर, उसको कैलकुलेट करा के वापस डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा डेटा वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ तक हमारी क्या थी कि इंस्ट्रक्शन सेट थी सारी। ठीक है, आर आई एस सी, सी आई एस सी, उसके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, आर आई एस सी के कैरेक्टरिस्टिक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अंदर कुछ लाइफ साइकिल का यूज है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन उसको किस तरीके से मिलती है, ठीक है, उसके बारे में हम आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता क्या है एग्जैक्टली exactly? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब जो भी उसके पास इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के पास हम आते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जैक्टली होता क्या है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के पास जो भी डेटा उसको मिला होगा, ठीक है, जो भी डेटा उसके पास है एग्जैक्टली अभी,
तो उस डेटा के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है, ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से सीपीयू को, मतलब माइक्रो प्रोसेसर और को देगा वो, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे, उसका जो फ्लो था वो हमें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल होती क्या है। पहले तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, तो प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के अंदर ही इंस्ट्रक्शन होने वाली है, तो प्रोग्राम रिसाइडिंग इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है, वो किससे बना होता है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम रिसाइडिंग इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर जो भी मेमोरी प्रोग्राम का छोटा सा यूनिट पड़ा रहता है, वो ऑलवेज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना रहता है। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन आगे एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेस, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जब भी उसका एग्जीक्यूशन होता है, बाय गोइंग थ्रू अ साइकिल फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, बाय गोइंग थ्रू अ साइकिल फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है प्रोग्राम के अंदर, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एक साइकिल के थ्रू पास होती है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिल रही है, उसको क्या करेगा कि मेमोरी में से वो पहले फेच करवाएगा, उसको डिकोड डिकोड करेगा, उसको रीड करेगा और उसको एक एड्रेस के अंदर स्टोर करेगा, फिर उसका यहाँ पे एग्जीक्यूशन चालू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैच का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, उसे पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसको डिकोड मतलब 0 1 0 1 फॉर्मेट में करेगा, फिर वापस प्रोसेसर उसको रीड करेगा और उसको कैलकुलेट करेगा और उसको वापस वो स्टोर करवा देगा, मतलब एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल इस फॉर्मेट में होती है। देखो यहाँ पे मैंने उसका आपको डायग्राम भी दिखाया हुआ है कि पहले तो फेच इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन को पहले फेच किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा। उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, मतलब उसके जो भी एड्रेसेस मेमोरी के अंदर पड़े हुए उसको वो पढ़ेगा। ठीक है, जो भी उसने डिकोड करने के बाद जो भी उसका डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर किया होगा, उसको वो वापस रीड करेगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर 0 1 0 1 फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर होता है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन उसको रीड की है उसने, उसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस उसको जहाँ पर भी आउटपुट भेजना होगा वहां पर वो भेज देगा। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन साइकिल वर्क होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, आपको समथिंग 8 या 10 मार्क का ये होता ही होता है किसी भी कंप्यूटर डीसीओ के सब्जेक्ट के अंदर। तो इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है कि साइकिल किस तरीके से वर्क होती है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम था। उसके बाद इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसके जो भी इनपुट और आउटपुट के कॉन्फ़िगरेशन थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने। तो इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्ट एज एन इंटरफेस, मतलब इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस आपके पास है वो एज ए इंटरफेस, मतलब क्लाइंट को दिखाने के लिए है। अंदर इंटरनली कौन सी प्रोसेस हो रही है वो यूजर को पता नहीं होता। भाई माइक्रो प्रोसेसर, इस माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या उसके साथ कैलकुलेशन करने वाला है वो तो कंप्यूटर को ही पता होगा। हमें तो सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देनी है इस फॉर्मेट में जो हमने हमें किसी भी प्रोग्राम के अंदर दी गई होती है। ठीक है, तो अगर उस तरीके की इंस्ट्रक्शन हम नहीं लिखेंगे तो वो हमें वन टाइप ऑफ एक क्या दे देगा, एरर दे देगा, भाई यही सही फॉर्मेट उसकी नहीं है। तो इनपुट और आउटपुट एक इंटरफेस है, मतलब यूजर उसको देख सकता है, वो दे सकता है, इनपुट आउटपुट देख सकता है और इनपुट उसको, ठीक है, आउटपुट देख सकता है, इनपुट शो देख उसको दे सकता है। तो ये चीज हो गई इसके अंदर। फिर क्या है कि इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा स्टोर इन अ मेमोरी मस्ट कम फ्रॉम सम इनपुट डिवाइस, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिल रही है, ठीक है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस के थ्रू आ रही है, उसको वो मेमोरी के अंदर स्टोर करवा रहा है। द रिजल्ट आर डिस्प्ले टू द यूजर थ्रू द सम आउटपुट, मतलब जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है वो उसको आउटपुट के अंदर दिखाई दे रहा है। The following block diagram show the input output configuration for basic कंप्यूटर, मतलब उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उसके अंदर कहाँ कहाँ वो स्टोर करवाता है, किस तरीके से साइकिल के अंदर जाता है, तो सारी प्रोसीजर नीचे के ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको दिखाई गई है। देखो यहाँ पे ये है, ये इनपुट और आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कहाँ कीबोर्ड के अंदर हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसमीटर क्या करता है, वो इंटरफेस के अंदर जो भी इंटरफेस दिया गया है इनपुट के पास पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पे वो जो भी इंस्ट्रक्शन मिली है वो
यहाँ पे इनपुट रजिस्टर के पास वो पहुंचाएगा। मतलब INPR का मतलब क्या हो गया, इनपुट रजिस्टर के पास, ठीक है। फिर उसके बाद वो सारा डेटा, जो भी डेटा उसको मिला है, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक एक्यूमुलेटर में होता है, रजिस्टर होता है, जिसके अंदर वो स्टोर करवा देता है जो भी उसके पास डेटा मिली है, इंस्ट्रक्शन मिली है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे एड्रेसिंग मोड होते हैं, तो अलग अलग तरीके की जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पास करवा देता है। फिर क्या है कि जो भी हमें कैलकुलेशन करना है और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, वो आउटपुट रजिस्टर के, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी प्रोसेसर के पास डेटा गया है उसको वो कैलकुलेट करेगा फ्लिप फ्लॉप की मदद से, ठीक है। उसको वो एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा देगा, मतलब आउटपुट रजिस्टर होते हैं वहाँ पे, उसके अंदर वो स्टोर करवाएगा। उसके बाद जो भी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू उसको आउटपुट मिला है उसको रिसीवर इंटरफेस के थ्रू वापस प्रिंटर या आपकी जो डिवाइसेस होती है उसके अंदर वो पास करवा देता है। मतलब जो भी आउटपुट उसका होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर वो पास करवाएगा ताकि आपको उसका आउटपुट सही से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सारी की सारी प्रोसेस वर्क होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पहले कीबोर्ड, ट्रांसमीटर इंटरफेस, फिर इनपुट रजिस्टर, फिर एक्यूमुलेटर, आउटपुट रजिस्टर, उसके बाद रिसीवर इंटरफेस और प्रिंटर। तो इस तरीके से पूरा डायग्राम यहाँ पे रहता है। उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। उल्टा हो गया थोड़ा। तो इनपुट आउटपुट टर्मिनल सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, मतलब इनपुट आउटपुट टर्मिनल से वो डेटा को सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सेंड, और यहाँ पे रिसीव। उसके बाद द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर विल ऑलवेज हैव 8 बिट ऑफ एन अल्फान्यूमेरिक कोड, ठीक है। जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं वो ऑलवेज 8 बिट के फॉर्म में रहती है और अल्फा न्यूमेरिक कोड में, मतलब 0 1 0, ठीक है। उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, कीवर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क, स्लैश, वो सारे के सारे वर्ड इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं उसको। फिर जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, इनपुट रजिस्टर के अंदर। उसके बाद जो भी आउटपुट उस आपको मिलना चाहिए वो आउटपुट रजिस्टर के अंदर डाल देगा। और इनपुट और आउटपुट रजिस्टर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सारे एक्यूमुलेटर के थ्रू रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आउटपुट रजिस्टर और इनपुट रजिस्टर के बीच में जो भी यहाँ पे एक्यूमुलेटर दिया हुआ है, रजिस्टर दिया हुआ है, उसके बीच में सारा डेटा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है और स्टोर भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर इंटरफेस रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू वो इंफॉर्मेशन लेगा और इनपुट रजिस्टर के अंदर वो डेटा ऐड कर देगा। फिर रिसीवर इंटरफेस के अंदर क्या रहता है कि आउटपुट रजिस्टर में से जो भी डेटा उसको आउटपुट फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, वो प्रिंटर के अंदर डायरेक्टली वो सेंड कर देता है। तो इस तरीके से कुछ उसका एक्सप्रेशन, उसकी जो वर्किंग रहती है इंस्ट्रक्शन साइकिल की, ठीक है, तो इस तरीके की होती है, ठीक है। फिर जो भी कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कॉमन चीज़ें कौन कौन सी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में भी आपको बताएगा भाई, डिज़ाइन ऑफ बेसिक कंप्यूटर, मतलब जब भी आप बेसिक कंप्यूटर के बारे में बनाते हो या देखते हो तो उसके अंदर किसी भी CPU या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इतनी चीज़ तो रहती ही रहती है। तो यहाँ पे पहले दिया है कि बेसिक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट, मतलब किसी भी तरीके का हार्डवेयर होगा आपके पास कंप्यूटर का, ठीक है, तो उसके अंदर इतनी चीजें तो रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर सारे जितने रजिस्टर है, जितना डिकोडर है, लॉजिक गेट्स थे, ठीक है, तो वो सारे चीज यहाँ पे उन लोगों ने दी हुई है। देखो तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कितनी चीजें होती है। अ मेमोरी यूनिट विथ 4096 वर्ड ऑफ 60 बिट ईच, मतलब जितने भी आप उसको वर्ड दे रहे हो, ठीक है, 4096, मतलब इतने वर्ड आप 4096, 4096 वर्ड आप दे रहे हो, वो 60 बिट के फॉर्म में होते हैं ऑलवेज। फिर उसके अंदर होता है एक रजिस्टर। तो रजिस्टर कितने तरीके के इसके अंदर होते हैं वो सारे यहाँ पे दिखाए गए। तो पहला तो कौन सा है, बहुत यूज होने वाला, एक्यूमुलेटर, ऐसी मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर वाला, जिसके अंदर बहुत सारे एड्रेसिंग मोड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे चिप के फॉर्म में, उसको भी हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे डेटा रजिस्टर, मतलब डेटा को स्टोर करवाने के लिए भी उसके पास अलग से रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि वेरिएबल के अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको कहाँ किस रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाना है, तो उसके लिए डेटा रजिस्टर भी
होता है। फिर एड्रेस रजिस्टर, जो भी वेरिएबल आपके पास आया है तो उसका एक परमानेंट एड्रेस होता है, तो उस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है उसको स्टोर करवाने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो उस डायरेक्ट एड्रेस को उठाएगा और वहाँ से जो भी उसका वेरिएबल का नाम होगा उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो एक्सेस करता है। फिर एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो उसको स्टोर करवाने के लिए IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज़ यहाँ पे करता है। फिर प्रोग्राम काउंटर, आपके पास कितने प्रोग्राम आए हैं, ठीक है, कितने दिए एक साथ प्रोग्राम, तो उस सब को वो कैलकुलेट करता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर उसको स्टोर करवा देता है। फिर ये टेम्पररी रजिस्टर, मतलब जब भी उसकी कैलकुलेशन करवानी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है उसको टेम्पररी स्टोर करवाने के लिए टेम्पररी डेटा का रजिस्टर का यूज़ होता है। फिर सीक्वेंस काउंटर, मतलब कितनी साइकिल का आप यूज़ कर रहे हो एक प्रोसेस को, एक इंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए, तो सीक्वेंस काउंटर की मदद से होता है। फिर इनपुट रजिस्टर, जो हमने ऊपर देखा अभी, जो भी डेटा हम कीबोर्ड के थ्रू डाल रहे हो इनपुट रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद है कि आउटपुट रजिस्टर, जो भी डेटा हमने डाला है उसका कैलकुलेशन होगा और उसका जो भी आंसर रहता है वो आउटपुट रजिस्टर के अंदर डाल देगा और वहाँ से हमें किसी प्रिंटर या आउटपुट स्क्रीन के अंदर उसका रिजल्ट दिखा देता है। फिर है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप के अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, ठीक है। रजिस्टर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चिप चिप रहती है, ठीक है। ये सारे चिप और रजिस्टर वो सारे फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ जाते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर बहुत हजारों तरीके के रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर के हजारों चिप रहती है, ठीक है। इस तरीके से वो वर्क होता है। तो उसके फ्लिप फ्लॉप किस किस तरीके का होता है और उसका नाम भी यहाँ पे दिया ISERIENFGIFGO, ठीक है। तो उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। फ्लिप फ्लॉप अलग से आ जाता है कि लॉजिक गेट्स के अंदर। फिर यहाँ पे उसका जो कैलकुलेशन दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा नोट करके, ठीक है। फिर 2 डिकोडर्स, 3x8 ऑपरेशन डिकोडर एंड 4x16 टाइमिंग डिकोडर, मतलब जो भी आप ऑपरेशन कंप्यूटर को दे रहे हो, ठीक है, तो सारा कहाँ पे रहता है, डिकोडर्स के अंदर रहता है। और फ्लिप फ्लॉप्स, जितने भी फ्लिप फ्लॉप आपके पास है वो सारा डिकोडर के अंदर सेट किया होता रहता है। किस फॉर्म में रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे 3x8, तो ये 8 क्या है, आपके फ्लिप फ्लॉप है। इस तरीके के 3 डिकोडर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वर्जन भी देगा भाई, 3 तरीके के डिकोडर रहते हैं और उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप कितने रहते हैं, 8। यहाँ पे 16 फ्लिप फ्लॉप रहते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप एक बहुत बड़ी सर्किट हो जाती है जिसके अंदर से लॉजिक गेट रजिस्टर वो सारा कुछ वहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो सारा कुछ होता है आपके डिकोडर के अंदर, ठीक है। डिकोडर के अंदर फ्लिप फ्लॉप के अंदर रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर बहुत सारी चिप, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कुछ बना रहता है आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर है वो। उसके बाद आ जाए कि 16 बिट कॉमन बस, मतलब डेटा लाने या ले जाने के लिए यहाँ पे 16 बिट की कॉमन बस होती है जिसका यूज़ हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। फिर कंट्रोल लॉजिक यूनिट, मतलब कंट्रोल लॉजिक यूनिट ये वो हमारे रजिस्टर के अंदर जो भी है, ठीक है, एंड गेट और गेट वो सारा यहाँ पे इसके अंदर पड़ा रहता है। उसके बाद है कि द लॉजिक एंड एडर सर्किट कनेक्टर, ये बहुत ही अलग से टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है जिसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन आपको करनी होती है। तो एडर और लॉजिक गेट्स के और एक्यूमुलेटर का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। ये अलग से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही रहता है, पर उसको अंदर जो भी आपकी कैलकुलेशन रहती है उसको करवाने के लिए एडर सर्किट का यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो माइक्रो प्रोसेसर ऑलवेज इतनी चीज़ों से बना होता है, किसी भी तरीके का माइक्रो प्रोसेसर ले लो, ठीक है, इतनी इसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती है, इतनी सर्किट आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से माइक्रो प्रोसेसर की जो भी टास्क है बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम माइक्रो प्रोसेसर को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल और जो भी उसे इंस्ट्रक्शन सेट थे उसके बारे में पढ़ा। इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर उसकी इंस्ट्रक्शन साइकिल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं कि देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी चीज़ है वो इस तरीके से वर्क होती है, ठीक है। बना तो हम कुछ सकते नहीं, हम सिर्फ देख सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर था इंस्ट्रक्शन सेट और उसके फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर किस तरीके से कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है। फिर आगे हम पढ़ने वाले कि रजिस्टर, लॉजिक गेट, डिकोडर, वो सारी चीज़ें किस तरीके से बनी होती है और एक उसके अंदर किस तरीके की प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, उसको अच्छे से समझना, ठीक है।
इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना। कुछ भी ज़रूरत हो या फिर नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप अपने खुद के नेट पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।